बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते थे और मेरा भाई आवारा लड़कों के साथ फिरता था और बाबा से बहुत मार खाता था। जब मामा बाबा मेरी हर बात मानते तो मेरे भाई को मुझ पर बहुत गुस्सा आता। फिर अचानक मेरे माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई और मैं और मेरा भाई अकेले रह गए। अब वो मुझे बहुत तंग करने लगता, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता। एक दिन मैं सोई हुई थी कि भाई नशे में आया और ये देखकर मेरी रूह फना हो गई। भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ। मेरा नाम मुफ्ता है। मेरा एक भाई था और मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। दरअसल जब मेरा भाई इस दुनिया में आया तो डॉक्टर ने मेरी अम्मी को कह दिया कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती हैं क्योंकि उनके साथ कोई मसला बन गया है। और 8 साल के बाद मैं पैदा हो गई और मेरे माँ बाप मेरी पैदाइश पर बहुत खुश हुए क्योंकि उनको एक बेटी की आरज़ू थी। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी दी, मुझे बहुत प्यार से रखा। मेरा भाई 22 साल का था और मेरी उम्र 14 साल थी। मैं घर के सारे काम अच्छे तरीके से करती और अपने माँ बाप की हर बात मानती थी। मेरे माँ बाप भी कभी मेरी कोई बात रद्द नहीं करते थे। मेरा हमेशा मेरे भाई के साथ मुकाबला ही रहता था और बहन भाइयों में ऐसा मुकाबला होना नॉर्मल बात होती है। दरअसल मेरा उसके साथ ये मुकाबला था कि कौन ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आता है और कौन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई किसी मुकाबले में हिस्सा लेता है तो कौन जीतता है। इस तरह की बातों पर मुकाबला नॉर्मल था। लेकिन मेरे भाई को आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी। वो घर से हमेशा बाहर ही रहता था। उसने मोहल्ले के सबसे लफंगे लड़कों के साथ दोस्ती रखी थी और मेरे माँ बाप उससे इस कदर तंग थे, उसको बार बार समझाते थे कि उन लोगों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करो। इंसान की सोहबत ही ये तय करती है कि वो किस तरह का इंसान बनता है और तुम उन लोगों के साथ रहते हो, कल को ये खुद भी किसी मुश्किल में फंसेंगे और तुम्हें भी किसी मुश्किल में फंसा देंगे। लेकिन मेरे भाई का यही जवाब होता था कि आपको मेरी क्या परवाह है, आप अपनी प्यारी बेटी के लाड नखरे उठाया करें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं जो करूं मेरी मर्जी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मेरे भाई पर गुस्सा आने लगा क्योंकि उसने मुझे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर मैं भी मैदान में आ गई। मुझे भी उसकी कोई ना कोई बात मिल जाती तो मैं फ़ौरन अम्मी अबू को बता देती। कभी मुझे सफाई करते हुए उसके तकिए के नीचे से सिगरेट की डब्बी मिल जाती तो कभी वो रात को बहुत देर से आता और मैं ये बात अपने माँ बाप को बता देती। मेरे माँ बाप उस पर गुस्सा करते और कहते कि इस लड़के ने ठीक नहीं होना। मेरी एक सहेली को मेरा भाई बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो भी उसे पसंद करती थी। लेकिन मैंने अपनी सहेली को कहा कि मेरा भाई निहायत ही बिगड़ा हुआ इंसान है, ये सिगरेट पीता है और जिन लोगों के साथ उठता बैठता है वो भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी मेरे भाई ने अपनी ज़िद पर कायम रहकर लड़की के घर वालों से ये बात करने की बात घर में कर दी कि मेरा रिश्ता लेकर जाएं साइमा के घर। मैंने कह दिया कि मेरी दोस्त है, दुश्मन नहीं है, दुश्मन होती तो तुम्हारा रिश्ता करवा देती। मेरे भाई को यकीन था कि साइमा के घर वालों को मनाना और मेरे अपने घर वालों को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसा कर सकती थी। लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए अच्छा ही सोच रही थी। मैंने अपने भाई को साफ कह दिया कि शादी करवाना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारा रिश्ता वहाँ नहीं होने दूंगी। अपनी दोस्त के साथ कभी भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे माँ बाबा ने मेरे भाई को मारने तक का काम भी किया, उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता था। साइमा के घर वालों को मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे भाई की तरफ से अगर कोई भी बात करने के लिए आए तो आप लोगों ने रिश्ता कबूल नहीं करना है क्योंकि वो अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने साइमा की शादी उसके कज़न के साथ कर दी। ये बात मेरे भाई को पता चली तो उसने मुझसे बहुत लड़ाई की। वो मेरी तरफ हाथ उठाने के लिए बढ़ा था, लेकिन बाबा ने उसे रोक लिया था और एक थप्पड़ लगाया था।
कि जवान बहन पर हाथ उठाएगा। आइंदा अगर तूने इस तरह की कोई हरकत की तो तुझे जान से मार डालूंगा। मेरे भाई की मेरे लिए नफरत बहुत बढ़ चुकी थी। उसने कहा कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। तुमने मेरे माँ बाप के सामने मेरा इमेज खराब किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक दिन अम्मी और अब्बा ने किसी शादी में जाना था। मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो। भाई तो कहीं जाता नहीं था। इस तरह के मौके पर वो उसे लेकर भी नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ जाकर भी वो अजीब हरकतें करता था। कभी उसने शराब पी होती थी और कभी वो अपने दोस्तों को साथ ले आता था। मैंने कहा कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा है, अम्मी अबू आप लोग चले जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर रात को देर से आएंगे। वो तैयार होकर चले गए। जाने से पहले मैंने उनकी तस्वीर भी बनाई और उनको कहा कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन रात को वो आए ही नहीं। काफ़ी देर हो गई। भाई को फ़ोन किया, उसने कहा कि अच्छा मैं पता करता हूँ, वरना तो वो मेरी कोई बात नहीं मानता था। लेकिन अम्मी अबू का मामला था, इसीलिए बात मान गया। पहले तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, अब भाई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। रात से सुबह हो गई। मैं सारी रात जागती रही। दिल में बुरे ख्यालात थे। जिस शादी में गए थे, शादी में मौजूद रिश्तेदारों ने कहा कि वो तो यहाँ से चले गए थे, जैसा कि बाकी के लोग गए थे, और हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। लेकिन सुबह भाई बुरी खबर लेकर आया कि उनकी गाड़ी का हादसा हो गया है और वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरे माँ बाप एक दिन में मुझे छोड़कर चले गए थे। कई महीने दुख और सोग में गुजर गए। 2 महीने के बाद खुद को किसी तरह संभाल लिया। अपनी खाला के घर पर ही थी, लेकिन मैं अपने घर वापस आ गई, क्योंकि मेरी खाला तो बाहर के मुल्क होती थी और उन्होंने वापस जाना था। चाचू के ख़ानदान में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनको बाबा अच्छा नहीं समझते थे। सोचा कि अपना घर संभालूंगी, अपने भाई के साथ अपने घर में रहूंगी, क्योंकि उस घर में मेरे माँ बाप की यादें बसी हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते वो रुल जाते हैं। मैंने सोचा था कि हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, तो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, एक दूसरे के आंसू साफ करेंगे। मेरा भाई मुझे माफ़ कर देगा और हम हमेशा एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे। लेकिन मेरा भाई तो बदला लेने के फ़िराक में था। सुबह मेरे भाई ने मुझे कहा कि मुझे नाश्ता बना दो। जाहिर है उसके लिए नाश्ता मैंने बनाना था, क्योंकि अम्मी तो इस दुनिया में नहीं रही थी। लेकिन जिस अंदाज से उसने मुझे कहा था, उस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने गुस्से को ज़ब्त किया, चूँकि ये घर में लड़ने का वक्त नहीं था। अब हम दोनों ही थे। बाबा और अम्मी तो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वो मुझे मज़ीद ताने देने लगा। उसके बाद मेरे कपड़े इस्त्री कर देना और जूते पॉलिश कर देना, और जूते पॉलिश करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इन सारी बातों को मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। वो मुझे कोई भी खर्चा ना देता, मेरी किसी भी ज़रूरत का ख्याल ना रखता। अम्मी अब्बू की पेंशन से जो भी पैसे आते वो सारे के सारे अपनी जेब में डाल लेता और अपने लफंगे दोस्तों को खिला देता। उनको अचानक से घर ले आता और मुझे कहता कि खाना बनाओ, और मैं खाना बना बना कर थक जाती, लेकिन उनका पेट नहीं भरता था। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई, तो मैंने अपने भाई से कहा कि अम्मी अब्बू अब इस दुनिया से चले गए हैं, तो मेरा ख्याल तुमने करना है। तुम तो मुझे नौकरानी बनाकर बैठे हो। मेरे भाई ने कहा कि हाँ, वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो 2 लोग इस दुनिया से चले गए हैं जिनके लिए तुम कोई शहज़ादी थी। अब तुम कोई शहज़ादी नहीं हो, बल्कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन इस घर में तुमने काम करने हैं, काम करोगी तो खाना मिलेगा। मैं बड़ा भाई हूँ, पेंशन मेरे नाम हुई है, इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कहता हूँ वो करना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो ला दो। तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ भी नहीं लेकर आऊँगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुमने तो मुझे बहुत जलील किया, यहाँ तक कि मुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी भी नहीं करने दी।
अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है और अब तुम्हें उसी औकात में रहना होगा। बहुत नाज नखरे उठा लिए थे अम्मी अब्बू ने तुम्हारे, लेकिन मेरे से ये सब कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने तुम्हें बिगाड़ा है तो अपने लिए बिगाड़ा था, मेरे लिए नहीं। मेरे भाई की बात बिल्कुल ठीक है। ऊन पहाड़ के नीचे आ ही गया था। पता नहीं अब वो मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने मुझे हर तरह से तंग करके रख दिया था। पूरा दिन मुझसे काम करवाता, मेरी कोई ज़रूरत पूरी ना करता, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं करवाता था कि मैं किसी से फ़ोन पर बात ही ना करूं। अकेली रहती थी सारा दिन। अम्मी अब्बू की मुझे बहुत याद आती थी, कैसे वो मेरे लाड नखरे उठाते थे। एक दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार था तो अपने भाई को कहा कि डॉक्टर के पास ले जाओ। उसने कहा कि कोई बुखार की गोली घर में पड़ी है, वो खा लो, खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरा दिल बहुत दुखा। उस दिन मैंने वाकई उसके साथ इतना बुरा किया था। क्या वो वाकई हक में था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एक दिन फिर से उसके दोस्त घर आए और मैं खाना बना के ट्रे में रख के बैठक में देने के लिए गई तो वहाँ पर मेरा भाई मौजूद नहीं था। तो मैंने खाना टेबल पर रख दिया और जाने लगी तो मेरा दुपट्टा शायद किसी जगह पर अटक गया। लेकिन जब पलट कर देखा तो दुपट्टा अटका नहीं था, बल्कि भाई के दोस्त ने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने दुपट्टा उसके हाथ से छीन लिया और मैंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है। तो उसने कहा कि मैंने तो आपको बुलाने के लिए रोका था। दरअसल मैं कह रहा था कि आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लें। मैंने कहा कि भाई तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खा लेगा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाने का। वो लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैंने कहा कि आइंदा इस तरह की हरकत की तो अपने भाई को बता दूंगी। वो लोग इस बात पर ऐसे हंसे कि जैसे पता नहीं मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है, और मैं वहाँ से चली गई और भाई को बताया तो भाई ने भी हाँ में सर हिलाया कि अच्छा ठीक है, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं दिया। इस बात पर तो उसको गैरत आनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं उसने कोई जवाब न दिया। शायद वो गुस्से में था। लेकिन अगले दिन फिर से उसके दोस्त घर में मौजूद थे और फिर से मुझे खाना बनाने का हुक्म मिला। उसने इस बात का कोई असर नहीं लिया था। अपने दोस्तों को वो अपने पीरों की तरह अहमियत देता था, उनकी इज्जत करता था कि जैसे घर में कोई पीर आ गया है। जल्दी खाना बनाओ, अच्छा बनाओ, अच्छे बर्तनों में डालो और बहुत ही सही तरीके से पेश भी करो। अब तो उन लोगों ने घर में बैठकर शराब पीना शुरू कर दिया था। हमारे घर में क्या कुछ हो रहा था। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो ये सब कुछ कभी ना होने देते। लेकिन अब भाई ने इस घर को शराब का अड्डा बना लिया था। मुझे डर लगता था कि मैं घर में अकेली होती हूँ। यहाँ क्या हो रहा था? इस घर में अच्छा हुआ कि अम्मी अब्बू इस दुनिया से चले गए, क्योंकि अगर आज ये सब कुछ देखते तो शर्म से वैसे ही मर जाते। पर काश उनके साथ मैं भी मर गई होती तो मेरे भी कुछ दुख कम हो जाते। लेकिन मुझे मौत नहीं आई, मैं नहीं मरी। इसलिए मेरे ऊपर एक ऐसी क़यामत टूटी कि जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। आज शाम में ही मेरे भाई के सारे दोस्त घर आ गए और मेरी ड्यूटी किचन में लग गई। मैं किचन में खाना बना रही थी और वो हंसी मजाक कर रहे थे। पहले उन्होंने अच्छे तरीके से खाना खाया, फिर चाय पी और उसके बदले शराब पीना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। एक दफ़ा भाई आया कि गिलास वगैरह कहाँ रखे हैं, वो दे दो, हमसे गिलास टूट गए हैं। मैंने भाई को देखा तो हैरान रह गई। मेरा भाई नशे में था। मैंने उसे कहा कि तुमने भी शराब पी रखी है, शर्म नहीं आती है तुम्हें? पहले तो सिर्फ सिगरेट पीते थे, अब तो तुम शराबी भी हो गए हो। मामा बाबा की रूह को कितनी तकलीफ़ पहुंच रही होगी। उसने कहा कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती है, जिंदा इंसानों को तकलीफ़ देना आसान होता है। मेरी मोहब्बत छीन ली तुमने तो मुझे भी तो बड़ी तकलीफ़ हुई थी। वो तो मर गए हैं, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ और उसी के गम में जी रहा हूँ। अगर मैं बुरा इंसान था तो अपने लिए था, अपनी बीवी के लिए बुरा इंसान नहीं था। मैं उसे मैंने खुशी रखना था, लेकिन तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। तुमने मेरे लिए दुश्मनी का किरदार अदा किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा भाई वहाँ से बोलता हुआ चला गया और मैं ये सोचने लगी कि इस इंसान का क्या बनेगा, और इसका तो जो कुछ भी होगा वो ये संभाल लेगा, लेकिन इस घर में मेरा क्या मुस्तकबिल है।
मेरी खाला तो बाहर के मुल्क होती थी और मेरे पास आखिरी ऑप्शन मेरे चाचू का घर ही रह गया था, लेकिन वहाँ जाने से बेहतर था कि मैं यहीं पर रहती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपने कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर के बाद टूट फूट की आवाज़ें आने लगी। ये लोग शराब पीते थे, जाहिर है शराब पीकर उन्होंने ये सब करना ही था। ग्लास भी तोड़ दिए थे। तभी तो मेरा भाई ग्लास लेने के लिए कमरे में आया था। थोड़ी देर के बाद अजीब और गरीब गाने लग गए। उन्होंने ऐसे गाने लगा रखे थे कि जैसे ये किसी तवाइफ का कोठा है। थोड़ी देर के बाद गालम गलोच की भी आवाज़ें आने लगी। मैंने तो अपने कानों पर तकिया रख लिया और सोने की कोशिश करने लगी। इसी तरह मुझे नींद आ गई जब मेरे कंधे पर अचानक किसी ने हाथ का दबाव डाला। मैंने महसूस कर लिया कि शायद ये मेरा भाई होगा, फिर से कोई चीज़ लेने आया होगा। मैंने कहा, क्या मसला है? जब मैंने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो मेरा भाई नहीं बल्कि उसका दोस्त था। वो सबके सब और मेरा भाई भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी नशे में थे। नशे में जब इंसान आ जाता है तो उसकी हालत अजीब हो जाती है और मुझे ऐसे लोगों को देखकर डर लगता है कि उनको खुद समझ नहीं आती कि ये लोग कभी भी क्या करते हैं। मैंने कहा कि तुम इन सबको लेकर मेरे कमरे में आ गए हो, ये सब क्या है? भाई उनके सामने कहने लगा कि ये है वो जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया था। इसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मेरा साथ देने के बजाय इसने मेरे खिलाफ चाल चली थी, नहीं तो आज वो मेरी बीवी होती, किसी और की बीवी ना होती। मैं इससे मोहब्बत करता था। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, इसी ने मेरा दिल तोड़ा है। यही दुनिया की सबसे ज़्यादा बुरी बहन है। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा नशे में था, बाकी तो फिर भी कदरे अपने होशो हवास में थे। भाई के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इसी ने तेरा दिल तोड़ा है। मेरे दोस्त, आज मैं ज़रूर तेरा बदला लूँगा। मेरे भाई ने नशे में कहा कि हाँ, ज़रूर बदला लो, इससे ज़रूर बदला लेना। वो एक साइड पर बैठ गया और अपनी ही मस्ती में कोई गाना गाने लगा और उसकी आंखें भी बंद हो रही थीं। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो सारे ही मेरा हाथ पकड़ने लगे, मेरे आस पास मंडलाने लगे। मैं अपने भाई को मदद के लिए पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने देखा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि छोड़ो इसका हाथ, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे भाई के सर पर कोई चीज़ दे मारी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। और उसके बाद मुझ पर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क़यामत टूट गई। सुबह हुई तो मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मेरा भाई भी वहीं मौजूद था और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। चाचू भी मौजूद थे और बाकी के कुछ रिश्तेदार भी। उनको सारी बात का पहले ही पता चल चुका था। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। मैंने पुलिस को बयान लिखवाया और बयान में ये भी बताया कि मेरा भाई उनके साथ मिला हुआ था और उनको मेरे कमरे तक लेकर आया था, क्योंकि मुझे पुलिस को सारी बात सच बतानी थी। और उन्होंने कहा कि आपके भाई को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। मैंने कहा कि ले जाइए इसको, ऐसे भाई को जिसने मेरा मुहाफिज बनना था, लेकिन मेरा मुहाफिज बनने के बजाय वो मुझे भेड़ियों को मेरे कमरे में ले आया। उन लोगों पर केस चलाया गया। मैं अपने चाचू के घर ही चली गई। मेरे चाचू इतने बुरे नहीं थे जितना उनको बनाया गया था। शायद अब मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो गया था तो सब लोग मेरे साथ प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे थे। जब केस चला तो मेरे भाई को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि उसने कोई कानूनी तौर पर जुर्म नहीं किया था। वो सिर्फ अपने घर में इस तरह के लोगों को लेकर आया था। नुकसान तो उसका भी हुआ था और वो शर्मिंदा था, पर मैंने अपने भाई की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और कहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया और अपने माँ बाप के सामने गया तो क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रखा। मैं जिससे मोहब्बत करता था वो मेरी किस्मत में थी नहीं, लेकिन मैंने उसका कसूरवार अपनी बहन को ठहराया। और मैं भी कौन सा अच्छा आदमी था जो कोई मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे देता। मेरा भाई बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं 5 महीने अपने चाचू के घर पर ही रही। समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। मेरे चाचू मेरा ख्याल तो करते थे, लेकिन उनकी औलाद ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, जबकि उनके 4 बच्चे थे।
उन्होंने कहा कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, हम इसके साथ शादी नहीं करना चाहते, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए, ये तो वैसे ही नफसियाती हो गई है, दिन रात रोती रहती है। मेरे चाचू के एक दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता दिया जिसकी पहली शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी। उसका एक बेटा भी था जो कि 2 साल का था। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया क्योंकि मैंने उस बच्चे की शक्ल देखी और सोचा कि मैं इसकी माँ बन गई तो मुझे भी सुकून मिलेगा और मैं अपनी ज़िंदगी को उसके लिए कारआमद बनाऊंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे किसी काम की नहीं रही। जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई मुझसे 10 साल बड़ा था, देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन अच्छा इंसान था। उसने मुझे कबूल कर लिया, यही उसकी सबसे अच्छी बात थी, और दोबारा कभी भी मेरे साथ होने वाले हादसे का जिक्र नहीं किया। मैंने अपने भाई को माफ़ कर दिया, लेकिन फिर दोबारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई और उस बच्चे को संभाल लिया जिसकी अब माँ मैं ही थी। उस बच्चे का नाम अली था। वो बहुत ही प्यारा था, मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। इस बात पर उसका बाप भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होता था। कहता था कि इसकी माँ इसको छोड़ कर चली गई अपनी मोहब्बत के लिए, लेकिन तुमने इसको माँ बनकर पाला है। दरअसल मैं भी तो अपने मतलब के लिए ही ये सब कर रही थी, क्योंकि उसके साथ खेल के, उसको संभाल कर, उसके लिए छोटे छोटे काम करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। मैं अपने गम को भूल जाती थी। उसकी नन्ही सी मुस्कुराहटों में मेरा इतना बड़ा गम दूर हो जाता था और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। जब वो मुझे माँ कहता था मुझे बहुत सुकून मिलता था। बस अभी इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।